हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कक्षाओं की बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम है किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री, और साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप देने वाले हैं उनकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, और इतना भी श्योर है कि आप उन एग्जाम्स को क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि उनमें शामिल है कौन कौन से, जैसे एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ बने रहिएगा, हर एक विषय के वीडियोस देखते रहिएगा। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पहला पाठ कंप्लीट कर लिया है। नाम था सिल्वर वेडिंग, याद आया? यशोधर बाबू, वेरी गुड। और आज इस वीडियो में हम वही पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है जूझ। जूझ मतलब कहते हैं ना, बहुत जूझ की, बहुत संघर्ष किया, जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। लेखक ने अपने ही विचारों को हम सब के समक्ष यहाँ पर साझा किया है इस पाठ के माध्यम से। आखिर लेखक आनंद यादव जी ने क्या बताया है, कौन से संघर्ष के बारे में बात की है, कौन सी जूझ के बारे में चर्चा की है, क्या है इसमें, वो सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तभी मैं कहूंगी आपसे कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहना, ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम मिस कर देते हैं वही परीक्षाओं में आ जाता है और हमें लगता है अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। समझे आप? चलो तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आनंद यादव जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ना, जूझ, इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब चलते हैं, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही समझे आप। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया है। एक छोटा सा बच्चा है, भैंस खड़ी हुई है अपने तबेले में, और बच्चे की लगन देखिए, बच्चा उस पर कुछ लिख रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रस दिखाई दे रहा है। हाँ, रा है, सा है, या दो है, या सा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। हाँ, इतना जरूर है कि वो उस भैंस को स्लेट समझकर लिख रहा है। तो उसकी लगनशीलता का पता चलता है कि उसे पढ़ने में कितनी रुचि है। क्या लेखक ने यहाँ पर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि के बारे में, या किस तरह से उनकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुए और कैसे संघर्ष से वो पढ़ाई उन्होंने की, क्या उसी संघर्ष को उन्होंने जूझ पाठ के माध्यम से हम सबके साथ साझा किया है? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। लेखक ने अपने ही जो जीवन काल था उसका वर्णन किया है कि किस तरह से बचपन से ही उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, और साथ ही साथ पिताजी का जो रवैया था वो बिल्कुल भी ऐसा था। वो किसानी करते थे, लेकिन उनका किसानी से अधिक इधर उधर टहलने में समय चला जाता था। पढ़ने लिखने की तरफ, बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं था। यदि बच्चा चाहता भी था पढ़ना तो वो नहीं पढ़ने दिया, और साथ ही साथ उसका पढ़ाई भी छुड़वा दी। क्यों? ताकि खेत जाकर देख ले, मवेशियों को चरा ले, माँ की हेल्प कर दे, नहीं तो स्कूल नहीं जाएगा। इस तरह से पिता ने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया। अब बेचारा क्या करता बालक? तो अब वहाँ के जो सेठ साहूकार रहते हैं, जैसे कोई नहीं रहता है सरपंच टाइप, तो वो कहता है माँ माँ प्लीज उनके पास जाओ ना, मुझे पढ़ना है, पढ़ने में बहुत रुचि थी। और माँ उनके पास जाती है और क्या होता है वही सब दिखाया है। चलते हैं, कल करें शुरू। चलो,
यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। आत्मकथात्मक समझते हो, उन्होंने अपनी ही आत्मकथा का यहां पर वर्णन किया है। आत्मकथात्मक, वास्तविक कहानी। आत्मकथात्मक मतलब उन्होंने अपने जीवन की ही पहलुओं को यहां पर लाए हैं। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवन गाथा है। यथार्थ का अर्थ होता है सच्चाई या वास्तविकता, ठीक। तो यहां पर उन्होंने अपने ही जीवन में जो घटित हुआ है उसका वर्णन किया है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण जीवन और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी भी है कि किस तरह से जो निम्न मध्यम वर्गीय किसान रहते हैं, समाज में उनको कितने अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सारे संकट, सारी मजबूरियां, सब कुछ बेचारे इन्हीं के सामने आता है। जो उच्च वर्ग रहता है उसको कुछ नहीं भुगतना पड़ता, इसको ही सब कुछ झेलना पड़ता है। तो उसकी ये अनूठी झांकी प्रस्तुत की है इस पाठ में। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। कितना सुंदर लिखा है ना उन्होंने कि ये जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बच्चे के अंदर जो पढ़ने की लालसा है, जो जिज्ञासा है, वो पढ़ना चाहता है और धीरे धीरे फिर वो पढ़ लिख कर कैसे साहित्य की ओर मुड़ता है, संगीत की ओर जाता है और अन्य विषयों की तरफ उसका रुझान बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और उसके जो कदम है आकुलता के साथ, मतलब पूरे क्यूरियोसिटी के साथ और लगनशीलता के साथ आगे बढ़ने के लिए ही खुद को प्रेरित करते रहते हैं, उसी की ये ऐसी कहानी है जो हमारे दिल को अवश्य छू लेगी। सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा। लेखक के पिता, देखो लिखा है ना यहाँ पर, लेखक किशोर समझते हो ना, टीनेजर्स, एडोलेसेंस एज जो होती है। तो लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया। क्यों, देखते हैं। तथा खेती के काम में लगा दिया ताकि उन्हें खेत का थोड़ा बहुत काम करना पड़े, बाकी बेचारा ये संभाल ले। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, वो पढ़ना चाहता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। पिता डांट डपट देते थे। पिता उसे और तो और डांट डपटना ही नहीं, पिटाई का भी डर रहता था बेचारे को। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला। वो ये जानता था कि अभी मेरे पिताजी खेती करके क्या हासिल कर पाए हैं, यदि मैं इसमें लगा रहा, पूरा जीवन इसी में रहा, तो मुझे भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोलू चलाया जाता था। अब देखो, ईख, गन्ना, कोलू, कोलू जानते हो आप, जैसे पहले तेल भी कोलू की तरह कोलू से पेरा जाता था। पेरा जाता था मतलब निकाला जाता था, ठीक है। तो जैसे ही दिवाली हुई, गन्ने अच्छे पक जाते हैं, 11 तक गन्ने आ जाते हैं, तो वहां पर कोलू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था। खेती थी उनके पास गन्ने की, ईख मतलब गन्ने, ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले उनका संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की मां धूप में कंडे थोप रही थी और वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। बेचारा खेत का काम संभालता, मां की सहायता करता और पढ़ना भी चाहता था। जब उसको मौका मिलता था, भी देखा था ना चित्र में, कहीं भैंस के ऊपर लिखने लगता, मतलब उसको पढ़ना था, आगे बढ़ना था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। तो वो बड़ा मजबूर था। अपनी माँ से क्या कहता है, उसने कहा कि माँ, और अपनी क्या कहा कि लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर बरेला सुअर की तरह गर्राता है। ये किसके बारे में बात की है? उसके पति अर्थात लेखक के पिता के बारे में, कि अरे नहीं, जब भी मैं तुम्हारी पढ़ाई की बात करती हूँ वो सुअर की तरह चिल्लाता है, चीखता है। लेखक ने सुझाव दिया
कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे ना प्लीज। माँ दत्ताजी राव जो उस गांव के मुखिया थे, उनके पास जाकर मेरी पढ़ाई के बारे में बात कहो, क्योंकि पिताजी उनकी बात नहीं टालेंगे। तो माँ तैयार हो गई, वह बच्चे की तड़पन समझती थी। आधा रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उससे सारी बात बताई। उसने ये भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करा दी ताकि वह सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमता रहे, कोई काम धाम नहीं करना है। ये बात सुनकर देसाई जी बहुत चिढ़ गए, क्रोधित हुए कि ये कैसा बाप है जो अपने बच्चे का भविष्य खुद ही बिगाड़ रहा है। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर तुम्हारे दादा को, पिता को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना, मतलब कुछ समय बाद तुम भी भर आ जाना। माँ बेटे ने राव जी को सचेत किया कि प्लीज आप हमारे आने की बात, प्लीज नहीं मतलब कि आप हमारे आने की बात उनको मत बताना, नहीं तो वो हमें बहुत डांटेंगे। तो राव जी ने उन्हें निर्भय होकर बिना डर के कहा कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। रात को दादा घर पर आए। आते ही माँ ने उनसे कहा कि जब मैं साग सब्जी लेने बाजार गई थी ना, तो देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, मतलब तेरा मालिक मतलब तेरा पति दिखाई नहीं दिया, खेत से आने पर इधर भेज देना। तो उसके पति को क्या लगा कि अच्छा दत्ताजी राव मुझे बुला रहे हैं, जरूर जाऊंगा। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने गया, जो कि उनकी प्लानिंग थी कि कुछ जब तुम अपने पिता को मेरे पास भेजोगे तो कुछ बहाने से तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। तो अब वो गए थे और थोड़ी देर बाद लेखक भी गया खाने के लिए कि दादा चलो खाना तैयार है। अब देखो राव ने बड़ी समझदारी से क्या पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने कहा कि 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है, उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दादा मतलब राव जी से कोई भी झूठ नहीं बोलता था, सब उनका सम्मान करते थे। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई। क्या कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोत कर खुले सांड की तरह घूमता है पूरे गांव में, तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? इस तरह से लेखक के पिता को उन्होंने डांट लगाई। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा और मन लगाकर पढ़, यदि यह मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब राव जी की बात तो उसके पिता भी नहीं टाल सकते थे। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती और घर के काम पर ध्यान ना देना। अब क्या कहने लगा लेखक के पिता कि अरे साहब, मतलब जो भी कहा होगा कि ठाकुर साहब या मुखिया जी, मैंने इसका स्कूल बंद इसलिए भेजना बंद किया है क्योंकि ये गलत आदतों में शिकार हो जाता है ना, कभी कभी सिनेमा देखने चला जाता है, घर के कामों में ध्यान नहीं देता, इसलिए मैंने स्कूल बंद करा दिया। अपनी सफाई के लिए उसने अपने बच्चे पर बेचारे को झूठे इल्जाम लगा दिए। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ ना, कभी फेल तो नहीं हुआ, नापास मतलब कभी फेल तो नहीं हुआ? तो लेखक ने मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश दिया और घर भेज दिया। बाद में उसने रतनाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी, लेकिन अब घर जाकर बहुत सारी शर्तें रख देगा। घर आकर दादा ने लेखक से ये वचन लिया, प्रॉमिस लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाएगा तू और वहीं से सीधा पाठशाला पहुंचेगा। मतलब पहले तू खेत पर जाएगा, वहां की देखरेख करेगा और वहीं से तू सीधा फिर पाठशाला जाएगा। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर आएगा और बस्ता रखकर, बस्ता मतलब स्कूल बैग रखकर फिर सीधे तू खेत पर जाएगा। लेखक ने सारी बातों में हां भर दी। और ढोर चराना है खेतों में ज्यादा काम होने पर, इतना ही नहीं, जब खेतों में ज्यादा काम होगा तो स्कूल नहीं जाएगा तू, ठीक है? और घंटा भर ढोर भी चराएगा, मवेशी भी चराएगा। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे तो हर हाल में पाठशाला जाना है, पढ़ना है, तो उसने अपने पिता की सारी शर्तें स्वीकार कर ली।
लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे। अब कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे। क्यों? क्योंकि वो 1 साल पीछे वैसे भी हो चुका था, तो उसकी जो क्लास के बच्चे थे वो 6वीं में चले गए। लेखक अभी भी 5वीं में, तो जो जूनियर थे वो उसके क्लासमेट्स हो गए। कुछ 2 बच्चे उसकी तरह थे जो फेल मेल हो गए होंगे, इसलिए वहीं थे। वह बाहर ही अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। अब बेचारा, क्योंकि उसके क्लासमेट्स नहीं थे, चेंज हो गए थे, तो वो एक कोने में जाकर बैठ गया। पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज टेबल पर रख दिया। गमछा मतलब जो गले में डालते हैं, वो छीना और उस मास्टर जी के टेबल में रख दिया। और एक बच्चे ने फिर क्या किया, सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू कर दी। इधर आ, ये सुना वो सुना, ठीक है। बीच की फिर क्या हुआ, तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में अब लड़कों को, जिन्होंने इसके साथ शरारत की थी, अब उन्होंने कहा चलो देखते हैं इसको छुट्टी के समय। बेचारे को बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। तरह तरह से परेशान करते रहे, उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की मंगवा ली कि माँ मुझे एक टोपी चाहिए, 2 चड्डी चाहिए, नाड़े वाली जो कि खींच ना सके कोई भी, और मैल छिपाऊ होगी जो कि गंदी ना हो। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आ गए। अब देखो, वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। क्या होता था पहले कि शिक्षा मास्टर मतलब हाथ में छड़ी, और कुछ गलती हुई नहीं कि सटाक 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 विद्यार्थियों को मारना। बहुत स्ट्रिक्ट था पहले, क्योंकि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन था। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, लड़कों की पीठ पर घूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला और होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था और हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। अब कौन सा, उसमें जो कि बहुत अच्छा लड़का था, क्या नाम था जिसका, वसंत, ठीक है। तो वसंत और लेखक में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। आनंद नाम था तो आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा, ठीक है। अब ना व सोंद लेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। जैसे अभी मुझे हाँ, सुदामा चरित की 2 पंक्तियां याद हो गई, मैं भी आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जैसे, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। इस तरह से कि जो भी हम छंद पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, जैसे उनके मास्टर गाकर पढ़ाते थे तो सबको बहुत आनंद आता था। जब भी कोई कविता या कोई ऐसी दोहा या चौपाई गाकर पढ़ाई जाती तो उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है और वो हमेशा याद भी रहती। तो ऐसा ही वो करते थे सुरीली आवाज में। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था कि कितने अच्छे मास्टर हैं कि जो भी पढ़ाते पूरा याद हो जाता है। खेत पर पानी लगाते समय, ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाते। अब जो कविताएं सुनते स्कूल में, चाहे वो खेत पर हो, चाहे वो ढोर चरा रहा हो, सब उसी टाइम कविताएं रिवाइज करते रहते थे और खूब मजे से गाते रहते थे। वह उन्हीं की तरह अभिनय भी करता था, एक्टिंग भी करता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, जैसे गायों को चराने जाना है, ढोर को चराने जाना, तो वो बड़ा दुखी सा रहता था। लेकिन अब अच्छा है कि अकेला समय मिला है, उसमें मैं अपनी कविता का मतलब अभ्यास करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था। कहते हैं ना कि बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं लेकिन उनको स्टेज फियर रहता है, या कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बोल अच्छा पाते हैं लेकिन रीडिंग नहीं लगा पाते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो टीचर्स ने भी सलाह देते हैं ना हमें कि तुम आईने के सामने खड़े होकर तेज तेज बोलो, तुम्हारी हिचक खत्म होगी। तो अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, माहौल अकेलापन का है, मैं तेज तेज कविताएं सुना सकता हूँ, गा सकता हूँ, नृत्य कर सकता था, और हर तरीके से वो इस तरह से कविताएं पढ़ने लगा।
कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, वह अभिनय के साथ गाने लगा और अब उसके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे। ना केवल, मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हिंदी को पढ़कर परीक्षाओं में पास हो जाना ही हिंदी की मेन उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप अपने व्यवहार में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा को पढ़कर परीक्षाओं में पास होना ही मात्र नहीं है, हम अपने व्यवहार में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हर तरीके से हर समय उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो जो जिस तरह से लिखना मतलब लिखा है लेखक ने, उसी हाव भाव उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ हमें पढ़ना होता है, तभी समझ में आता है। अब जैसे ये लिखा है, खेत पर पानी लगाते समय, ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा पढ़ा जाए, खेत पर पानी लाते समय, ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था, वह उन्हीं की तरह अभिनय करता था, तो नहीं लगेगा इंटरेस्टिंग। जब तक हम उसी भाव के अनुसार पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारे मन और मस्तिष्क में नहीं उतरेगी। तो वो वैसा ही करने लगा। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगने लगा, मेहनती लड़का हो गया है, सभी विषय में धीरे धीरे वो बहुत अच्छा करने लगा और उसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गाना गवाया, ठीक है, कि देखो ये आनंदा है ना, बहुत अच्छा गाता है। तो 6ठी 7वीं के जो स्टूडेंट्स थे उनके सामने उन्होंने खड़ा कर दिया कि सुना तो बेटा। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया गया। वाह, अब मुझे मेरा बचपन याद आ गया, सच्ची बात याद आ गई कि जब 6वीं में एडमिशन हुआ तो ऐसे ही अंताक्षरी खेल रहे थे हम लोग, सब टीचर्स हॉस्टल में रहे थे, तो वहां पर लाइट चली गई थी, तो मैडम ने हमको बाहर बुला लिया जो हाउस वार्डन थी और बोले कि चलो कोई भी कुछ भी सुनाओ गाना वाना। तो किसी ने कहा कि चलो तुम सुनाओ, मैंने कोई से एक भजन सुना दिया, सामने कहा अरे वाह ये तो अच्छा गाती है। तो उस तरह से ऐसे करते करते कोई फंक्शन होता या कुछ भी होता, मुझे खड़ा कर दिया जाता, कोई भी प्रोग्राम होता, मंच संचालन का कार्यभार सौंप दिया जाता। तो स्कूल में ही हम अपने गुणों को निखार सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन हमारा हमारे सभी गुणों को निखारने का अवसर प्रदान करता है। तो इस एज में, इस विद्यालय जीवन में आपको किसी भी तरह की किसी भी एक्टिविटी में पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अब उनको सभी में, मास्टर स्वयं कविता रस थे, उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, वे उन कवियों संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उससे आदमी लगने लगे थे। सोंदलेकर स्वयं कवि थे, इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मास का और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। पहले सोचते थे कि पता है जो किताबों में कविताएं लिखी हैं वो कोई और ही व्यक्ति होता होगा, लेकिन जब उसने अपने ही मास्टर को इस तरह से देखा कि अरे यही तो मास्टर है और यही तो हमें कविताएं सुनाते हैं, मतलब जो कवि है वो भी साधारण मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वे स्वयं भी कविता रचना कर सकता है क्या। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। धीरे धीरे उसमें रचना की कला का विकास होने लगा और उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता था वो, क्योंकि अब अकेला कहीं ढोर चरा रहा है, कहीं खेत में, तो खूब तेज तेज गुनगुनाता और फिर दिखाता मास्टर को स्कूल में जाकर कि मास्टर जी देखिए आज मैंने ये लिखा। कविता लिखने के लिए वह कागज पेंसिल रखने लगा। उसके ना होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता। कंठस्थ हो जाने पर फिर पोंछ देता, फिर लिखता दूसरी। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते, वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें और कविता संग्रह भी देते कि बेटा तुम ये पढ़ो, इनसे तुम्हें और ज्ञान बढ़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैडम हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें या हम कैसे अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, जब तक हमारे पास बहुत सारा शब्द भंडार नहीं होगा, हम परीक्षाओं में भी कुछ पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक रीडिंग किया करो। हिंदी की बात कर रही हूं मैं। जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक हो, अधिक से अधिक पढ़ोगे तो बहुत सारा शब्द भंडार यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और परीक्षाओं में काम आएगा। व्यवहारिक भाषा में शुद्धता लाइए, मधुरता लाइए, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि परीक्षा में आपको सोचना ना पड़े कि अरे अच्छे शब्द कौन से होते हैं।
जब व्यवहारिक भाषा में या बोलचाल की भाषा में हम अच्छी और मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसी तरह से हम तुरंत लिख भी देंगे। ऐसा होता है, अनुभव के आधार पर बता रही हूं, ठीक है। तो अब क्या होती है, इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती है और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा, शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा, धीरे धीरे उसमें निखार आता रहा। कहते हैं ना कबीरदास जी, करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो आप तो बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, नियमित रूप से वीडियोस देखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है प्रिय विद्यार्थियों। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। और साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी है जिसमें आपको हर तरह के एग्जाम क्रैक करने की बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, जो आपको मदद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।